पहले आप संघ के प्रचारक भी रहे, संगठन मंत्री रहे। ललित कला एकेडमी की अगर बात करें तो इनके जरिए आप प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत आयाम है। आज पर्याप्त मूर्तियां लग रही महापुरुषों की, शहीदों की, व्यक्तिगत स्तर पर भी लगवा रहे लोग और सरकारी स्तर पर भी लग रही हैं। अभी हम लोग गर्मी की छुट्टियों में पिछले 3-4 साल से लगातार जब से हम लोग आए हैं तब से प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में गर्मी की छुट्टियों में कार्यशालाएं की जाए। विधाओं की अगर बात करें तो जैसे कलाकार तो हम तभी बना पाएंगे जब उनके लिए मंच प्रदान कर पाएंगे। कितनी विडंबना है, सीतापुर की ही बात कर लें तो कोई ऐसा प्रेक्षागृह, कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है। एक परिसर होना चाहिए इस प्रकार का जिसमें सारी सांस्कृतिक गतिविधियां की जा सके। ललित कला एकेडमी की अगर बात करें तो तमाम ऐसी विधाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं। इन विधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? तो वो सबके लिए काम आएगा, पूरी जनता के लिए काम आएगा। इसके लिए हमने सुझाव भी दिया है और मैं आग्रह भी कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इस प्रकार के विचार सरकार को तत्काल करना चाहिए। तो एक मूर्ति की अगर बात करें तो मूर्तिकार को कितना लगभग मुनाफा हो जाता होगा? अभी संस्कृति विभाग ने एक बड़ी योजना शुरू की है कि हर ग्राम सभा में हम वाद्य यंत्र खरीद के संस्कृति विभाग की ओर से हर वर्ष 500, 700, 800, 1000 ऐसे संख्या में वाद्य यंत्र ग्राम सभाओं को दे रहे हैं। फिर वो जरूरत पड़ने पर अगल बगल गांव में कोई छोटा कार्यक्रम है, किसी ने अपने यहाँ बुलाया तो वो जाके वहाँ कर सकते हैं और उसके वजह में उनको आर्थिक फायदा भी हो सकता है। फिर उसके विषय में हमने दलों को खोजा कि कम से कम किसी भी विधा का एक दल है, वो जानकार हैं तो उनको बुला के बच्चों के बीच उनकी कहानियाँ किससे करना, उनके गीत सुनवाना और उनको सिखाना। उसके लिए बाकायदा इस व्यवस्था को किया गया है कि उनके लिए जो धन की जरूरत है वो भी विद्यालय के माध्यम से दी जाए। जो अभी भी कुछ ऐसी जरूरतें आपको महसूस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं जिन्हें ये जब जाते हैं प्रस्तुतिकरण करने तो वो प्रस्तुति करते समय उनकी ड्रेस क्या है? आज जो ड्रेस के कारण दिक्कत पैदा हो रही है, अगर वो पारंपरिक ड्रेस में जाएं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई अश्लीलता नहीं होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं। आप सभी का परिचय भी करा दें और खासकर सीतापुर के लोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें जानते और पहचानते भी हैं। दरअसल आप यूपी के ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष हैं, जो राज्य स्तरीय मंत्री का दर्जा होता है। गिरीश चंद्र मिश्र जी, जिनका हम सभी स्वागत करेंगे और आगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। जी, अब ऐसे में लोग जानना चाहेंगे कि जो आप दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पहले आप संघ के प्रचारक भी रहे, संगठन मंत्री रहे। ललित कला एकेडमी की अगर बात करें तो इनके जरिए आप प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में क्या कुछ कर रहे हैं? ललित कला एकेडमी कला के क्षेत्र में काम करती है। ये संस्कृति विभाग का एक स्वायत्तशासी एकेडमी है, संस्था है और चित्रकला, फोटोग्राफी, मूर्तिकला इसमें विशेष रूप से काम करते हैं। ऐसे जो नवोदित कलाकार हैं, बच्चे हैं, उनकी इस क्षेत्र में अभिरुचि जगे, इसके लिए प्रयास करते हैं। और जो बड़े कलाकार हैं, प्रतिष्ठित कलाकार हैं, उनको हम पुरस्कार देके, उनकी कार्यशालाएं करके, उनके कैंप करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मूर्तिकार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के आपको लगता है कि यहाँ पर आयाम है मूर्ति के क्षेत्र में जो मूर्तिकार होते हैं? बहुत आयाम है। आज पर्याप्त मूर्तियां लग रही महापुरुषों की, शहीदों की, व्यक्तिगत स्तर पर भी लगवा रहे लोग और सरकारी स्तर पर भी लग रही हैं। जी, अभी तक हम लोग ललित कला एकेडमी की ओर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी घोषित होती थी मूर्तियाँ, उनको हमारे एकेडमी की देखरेख में अभी भी हम लगा रहे हैं, पहले भी लगाई हैं। अभी देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मूर्तियाँ लगी हैं वो हमारे एकेडमी द्वारा ही लगाई गई हैं। जी, तो देखिए मूर्तिकार के लिए एक बहुत ही एक बताते हैं कि क्या आयाम है वो आपने सुन लिया। चूँकि उत्तर प्रदेश में इनको बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो एक मूर्ति की अगर बात करें तो मूर्तिकार को कितना लगभग मुनाफा हो जाता होगा? अब इसकी कोई ऐसी हमारे पास जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब कोई भी मूर्ति बनती है तो उसमें जो सामग्री लगती है उसके अतिरिक्त उसकी मेहनत है,
उसमें तमाम कलाकार काम करते हैं, उन सबको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता होती है। और उसकी एक प्रक्रिया है मूर्ति बनाने की, उसकी किस धातु से बन रही है, पत्थर से बन रही है या उस किसी धातु से बन रही है, और उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी मानक क्या है, उसके आधार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो वो एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया में एक व्यवस्था है, टेंडर होता है, उसके आधार पे जिसको भी मूर्ति बनाने का काम मिलता है उसके द्वारा बनवाई जाती है। जी, ललित कला एकेडमी की अगर बात करें तो तमाम ऐसी विधाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं। इन विधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? अभी हम लोग गर्मी की छुट्टियों में पिछले 3-4 साल से लगातार, जब से हम लोग आए हैं तब से प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में गर्मी की छुट्टियों में कार्यशालाएं की जाए। उनके माध्यम से जो भी हमारी विधाएं हैं, जो बच्चे हैं वो सीखें, और वहाँ पर हम जो अपने वरिष्ठ कलाकार हैं उनको भेजते हैं और उनकी 15 दिन की, कहीं 1 महीने की, जहाँ जैसा समय मिलता है उन विद्यालयों में संपर्क करके उनकी कार्यशालाएँ कराते हैं। कहीं 100, कहीं 50, कहीं 150 ऐसे बच्चे उसको सीखते हैं। वही बच्चे आगे चल के अभ्यास करते करते फिर वो BFA, MFA ऐसे डिग्रियां लेते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो ये निरंतर प्रयास है। हर वर्ष हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अतिरिक्त भी अगर कोई विद्यालय, अगर कोई संस्था हमसे संपर्क करती है, एकेडमी संपर्क करती है, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं कि हम अपने यहाँ से कोई ना कोई शिक्षक भेजें और वहाँ कार्यशालाएँ कराएँ। ग्रीष्म मिश्र जी, एक चीज़ जानकारी चाहेंगे कि जो ये कलाकार होते हैं, इन कलाकारों के लिए कोई प्रोत्साहन भी होता है सरकार की तरफ से, प्रोत्साहन राशि के रूप में? हाँ, बिल्कुल होता है। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग समय पर किसी न किसी विषय पर कैंप करते हैं। कभी 25 कलाकारों का, कभी 50 कलाकारों का, कभी 15 कलाकारों का। उन कलाकारों को बुलाते हैं, कभी 3 दिन का, कभी 5 दिन का कैंप करते हैं और उसमें उनको बाकायदा मानदेय देते हैं। उसकी एक सीमा तय की है। अगर वो नेशनल कैंप है तो 25,000 देंगे, अगर स्टेट स्तर का कैंप है तो 15,000 देंगे, अगर हमारा मंडल स्तर का कैंप है तो हम 10,000 देंगे। ऐसे सभी कलाकारों को देते हैं। फिर वर्ष में जब कभी हम 3 पुरस्कार हर वर्ष, 2 राज्य स्तरीय, 1 केंद्रीय स्तर का, ये पुरस्कार देते हैं 51 हज़ार का, और 51,000 रुपये हम मानद सदस्यता के नाम पर भी देते हैं, जिसको रत्न सदस्यता के नाम से जाना जाता है। जी, तो देखिए ये हो गया आज जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, ये बढ़ावा है उन कलाकारों के लिए जो तमाम विधाओं में पारंगत हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि विधाओं की अगर बात करें तो जैसे कलाकार तो हम तभी बना पाएंगे जब उनके लिए मंच प्रदान कर पाएंगे। कितनी विडंबना है, सीतापुर की ही बात कर लें तो कोई ऐसा प्रेक्षागृह, कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी इस बात के लिए प्रयास करता हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी के पास, अन्य जो सरकारी संस्थान है, मैं ये चाहता हूँ केवल प्रेक्षागृह ही नहीं। हमने अभी एक सरकारी बैठक थी, उसमें माननीय मंत्री जी को यह आग्रह किया था कि हर जिले में, जो 75 जिले हैं, एक अच्छा प्रेक्षागृह होने चाहिए। और मैं उससे एक आगे की बात करता हूँ, केवल प्रेक्षागृह नहीं होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ प्रदर्शनी की भी व्यवस्था हो, जो हमारे लोक कलाकार हैं उनके लिए ओपन मंच हो, प्रेक्षागृह हो, एक परिसर होना चाहिए इस प्रकार का जिसमें सारी सांस्कृतिक गतिविधियां की जा सकें। यानी इंडोर और आउटडोर दोनों होना चाहिए। ओपन प्रेक्षागृह होना चाहिए, आउटडोर प्रेक्षागृह होना चाहिए, और प्रदर्शनी के लिए भी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ वहाँ एक छोटा गेस्ट हाउस भी होना चाहिए। अगर कोई हमारा कलाकार बाहर का आता है, किसी काम के लिए आता है, किसी कार्यक्रम के लिए आता है, तो 1 दिन 2 दिन उसकी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे में आपके डबल इंजन सरकार की नज़र अगर नहीं गई तो जिले में जिला पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, आपके सांसद गण होते हैं, MLC होते हैं और विधायक गण होते हैं। अगर इनसे आप एक आह्वान करिए तो ये उन निधियों को कुछ दे करके, तो ये भी उन्हीं के क्षेत्र के लोग होते हैं ना। मैंने ये सुझाव दिया है और माननीय मंत्री से आग्रह भी किया है, एक अच्छा प्रयास होगा। उसमें माननीय प्रमुख सचिव भी थे, नगर विकास के भी प्रमुख सचिव थे। मैंने ये आग्रह किया था कि हमारे हर जिले में विधायक, सांसद, अन्य जैसा आपने कहा वो सब हैं, और उनकी अगर थोड़ी थोड़ी विधायक निधि लेके अगर जिला केंद्र पे एक ऐसा परिसर बनाया जाए तो वो सबके लिए काम आएगा, पूरी जनता के लिए काम आएगा। इसके लिए हमने सुझाव भी दिया है और मैं आग्रह भी कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इस प्रकार की विचार सरकार को तत्काल करना चाहिए। तो देखिए सरकार के लिए भी आपने विचार करने का आह्वान कर लिया, और वाकई में ये विडंबना है सीतापुर में तमाम विधाओं के तमाम ऐसे मंच जहाँ पर उन्हें शुरुआती दौर में मिल जाते हैं। जैसे स्कूल की बात करें, स्कूलों में मंच मिल गए, प्रतिभाएं हैं,
लेकिन उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारी प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं, वो लखनऊ, दिल्ली और मुंबई तक पहुंचते पहुंचते उनमें बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, आपने सरकार से आह्वान भी कर लिया और तमाम जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान कर लिया। अब हम दरअसल आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी भी लोक कला क्षेत्र में जो अभी भी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो आपको महसूस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं जिन्हें मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूं। पिछले 2 साल पहले एक योजना बनी, हम लोगों ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि हर गांव में छोटे छोटी भजन मंडली, रामलीला कमेटियां होती हैं, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि उनके पास वाद्यंत्र नहीं होते हैं। अभी संस्कृति विभाग ने एक बड़ी योजना शुरू की है कि हर ग्राम सभा में हम वाद्यंत्र खरीद के संस्कृति विभाग की ओर से हर वर्ष 500, 700, 800, 1000 ऐसे संख्या में वाद्यंत्र ग्राम सभाओं को दे रहे हैं। और ये मेरा अनुमान है कि 1-2 साल में पूरी जो प्रदेश की ग्राम सभाएं हैं सबको एक वाद्यंत्र देंगे, जिससे गांव में एक छोटी जो टोली है, वहाँ लोकल भजन गाने की है, वहाँ रामलीला करने की है, जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ करने के लिए है, हर ग्राम पंचायत पे अगर एक वाद्यंत्रों की चीज़ें आ जाएंगी तो उससे गांव के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। और जैसा आपने कहा कि लोक कलाकारों के सामने एक समस्या है, तो 2-3 गांव की एक गांव सभा होती है, उसमें निश्चित 1-2 दल होंगे। अगर एक वहां पर वाद्यंत्रों की पूरी व्यवस्था रहेगी तो वो अपने समय समय पर उन कार्यक्रमों को कर सकते हैं। मंडली बनाई लेंगे, जब उनके पास वाद्यंत्र होंगे तो उनको मंडली रहेगी। फिर वो ज़रूरत पड़ने पर अगल बगल गाँव में कोई छोटा कार्यक्रम है, किसी ने अपने यहाँ बुलाया, तो वो जाके वहाँ कर सकते हैं और उसके वजह में उनको आर्थिक फायदा भी हो सकता है। गिरीशचंद्र मिश्र जी, आपको कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे जो हमें जानकारी हुई हैं, चूँकि आप जब आ रहे थे तो हम उसी पे थोड़ा काम कर रहे थे। उनमें जैसे बताया गया हमें सफेड़ा, ढोला, भरथारे, स्वांग कला, नृत्य गायन, कैंची, थाली और धार्मिक नाटक जिसमें गेय विधा, ये सब गायब हो चुके हैं। इसी के साथ और भी जोड़ दें धोबिया नृत्य, लिल्ली घोड़ी, मोरबीन नृत्य, आप देखते होंगे अपने समय में ये सब चीज़ें आपको गांव-गांव दिखाई पड़ती थी। हुड़ुक नृत्य बहुत प्रचलित था, कठपुतली, ऐसे करके तमाम ऐसी चीज़ें थी जो विलुप्त हो गई धीरे धीरे। मैं आपको एक जानकारी दूं, 98 की बात है, उस समय मैं संस्कार भारती का संगठन मंत्री था उत्तर प्रदेश का, और संस्कृति विभाग की ओर से मिलके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 4 बड़े स्थानों पर लोक कला महोत्सव, आंचलिक लोक कला महोत्सव, अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे अवध क्षेत्र में लखीमपुर में कार्यक्रम किया था, उसका नाम दिया गया था अवध लोक कला महोत्सव। ऐसे झांसी में बुंदेलखंड लोक कला महोत्सव, आजमगढ़ में पूर्वांचल लोक कला महोत्सव, और ब्रज का फिरोजाबाद में किया था। उस समय हम लोगों ने एक सर्वे कराया था पूरे क्षेत्र का, आंचलिक क्षेत्रों का, और उस सर्वे में लगभग 250 विधाएं, जैसे आपने आज नाम लिया 40-35 विधाओं का नाम लिया है, लगभग 250 के आसपास प्रत्येक अंचल में विधाएं निकली थी। उनका हम लोगों ने एक फोल्डर छपवाया था जिसमें उसके विषय में जानकारी कि वो किस अवसर पर गाई जाती हैं, किस समय गाई जाती हैं, किनके द्वारा गाई जाती हैं। जैसे बहुत से ऐसे इसमें नृत्य के नाम लिए हैं जिनके कुछ विशेष जाति के लोग ही उसको करते हैं। हाँ, जैसे अभी और भी है गीत गायन में, जैसे चैती है, बिरहा है, मल्हार है, लहचरी है, और ये दरअसल ये अब पैरोडी में चले गए फिल्मों में। अब जो ये गाए जाते थे अब ये आपको देखने के नहीं मिलते हैं। जब आप शादी ब्याह में जाते होंगे, सोहर, बनरा, और ये जो है मड़वा गीत, और तेल पूजन के दौरान जो गाया जाता था, संस्कार गीत होते हैं। उसमें विवाह के समय तेल पूजन से शुरू करते हैं और विदाई तक अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरीके के गीत गाए जाते हैं। द्वारचार के समय अलग, भावरों के समय अलग, लड़का जब चलता है घर से उसके समय अलग, सब प्रकार के गाए जाते हैं। इनका सबका हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, बड़ा सर्वे कराया था संस्कृति विभाग और संस्कार भारती की ओर से। फिर उसके विषय में हमने दलों को खोजा कि कम से कम किसी भी विधा का एक दल आए। आपको आश्चर्य होगा, उस समय जब हम लोगों ने खोजा था उस समय भी करीब 50-60 दल ही आ पाए थे, बाकी दल उस समय भी नहीं मिले। बड़े गांव तक गए हम लोग, ढोला का बड़ी मुश्किल में एक दल मिला, नौटंकी का मिला, ऐसे बहुत सारे दल मिले। लेकिन अब तो 20 साल 25 साल बीत चुका है, बहुत सारे दल और भी कम हुए। अब आह्वान कर दीजिए। लेकिन मेरी ये राय है, मैं ये कहता भी हूँ और प्रयास भी करता हूँ, चूँकि हम भी ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं, कि इन कलाकारों का प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनका अगर प्रशिक्षण शुरू हो और उनको अच्छे तरीके से किया जाए तो उससे रोजगार का भी सृजन होगा, और उन विधाओं का हम उनका संरक्षण भी कर सकते हैं। और संरक्षण के आधार पर वैसे संगीत नाट्य अकेडमी के यहाँ एक ऐसा स्टूडियो बनाया गया है,
उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन विधाओं के जो भी कलाकार हमको मिलते हैं उनको ले जाते हैं और वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम रखते हैं और उसका प्रसारण भी उससे दूरदर्शन से टाई अप किया गया है कि उसका एक प्रसारण भी कराया जाए। ये प्रयास लगातार चालू है। तो देखिए ये प्रयास लगातार चालू हैं, लेकिन ये तो हो गए जो जिनको कहते थे कि हम विधाएं लुप्त हो रही। अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे आपकी कोशिश है कि ग्राम पंचायत स्तर पर वाद्य यंत्र आप देने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी अगर हम बात करें तो कौन कौन से बाजा गायब हो गए उनके बारे में भी आपको बताते हैं। बड़ी ढोल, तासा, तुरही, करनाल, ये धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे वाद्य यंत्र गायब हो गए हैं, बजाने वाले लोग नहीं। जैसे किसी के यहाँ वाद्य यंत्र भी रखा है तो पता लगा उसका बजाने वाला नहीं है। ये कठिनाइयाँ हो रही हैं और लेकिन प्रयास लगातार सरकार कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम जनता से भी आह्वान करते हैं कि केवल सरकार के प्रयास से संभव नहीं है, इसमें जनता को भी भागीदारी करनी पड़ेगी और कलाकार को भी थोड़ा, जैसे जो कलाकार सीखा हुआ है उसको चाहिए कि अपने परिवार के लोगों में या अपने किसी शिष्य को उसकी जानकारी दे, उसको सिखाए, उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, जैसा आप कह रहे हैं वाद्य यंत्र हैं, लोगों के घरों में हैं, पर उनको बजाने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो कलाकार हैं अगर वो बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बजाने का बिना सीखे कोई चीज़ बजाई नहीं जा सकती है। इधर हम लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, एनुअल फंक्शन वहाँ के होते हैं स्कूलों के, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर बच्चों का जो हुनर है उन्हें स्कूल ने मंच प्रदान कर दिया। आप देखिए वहाँ पूरे साज बाज के साथ कोई और कलाकार नहीं होता, बच्चे ही पियानो बजा रहे हैं, बच्चे ही हारमोनियम बजा रहे हैं, बच्चे ही बांसुरी बजा रहे हैं, बच्चे ही ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ मंच प्रदान कर देने से, रोज का रोज रियाज कराने से ये निकल करके आ रहा। तो ऐसे ही जो आपका प्रयास है, अगर वो गांव पंचायत स्तर पर लागू हो पाया, फलीभूत हो पाया, तो निश्चित तौर पे गांव में जो एक अलग तरीके के अब लोगों का मनोरंजन, या तो मोबाइल हो गए या टीवी देख लिया, तो अब ये कम से कम अपनी विधाओं में आएंगे तो यहाँ संस्कृति भी बरकरार रहेगी और स्वच्छ और वो भी वातावरण मतलब बना रहेगा। आप देखिए कि जितनी भी लोक विधाएं हैं जो गांव में गाई जाती हैं, उनके दो चीज़ें हैं, एक तो शिक्षाप्रद है, संस्कारप्रद है, और दूसरे मनोरंजन भी होता है। ऐसी सारी विधाएं, आप किसी विधा को उठाएंगे, उसका गीत उठाएंगे, उसका साहित्य उठाएंगे, आप सब में देखेंगे कि उसमें लोकप्रियता पर्याप्त है, उसमें मनोरंजन पर्याप्त है और शिक्षा भी किसी न किसी रूप में देते हैं। आज ये है कि उनकी खोज करना, सरकार ने भी जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें ये विषय रखा गया है कि जो 25% शिक्षा का जो सांस्कृतिक दृष्टि से जिनकी शिक्षा हो, उसमें ये चीज़ डाली गई है कि जो उस विधा के जानकार हैं उस क्षेत्र के, भले वो अध्यापक नहीं हैं, वो जानकार हैं, तो उनको बुला के बच्चों के बीच उनकी कहानियाँ किस्से करना, उनके गीत सुनवाना और उनको सिखाना, उसके लिए बाकायदा इस व्यवस्था को किया गया है कि उनके लिए जो धन की ज़रूरत है वो भी विद्यालय के माध्यम से दी जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि वो अध्यापक हों, सामाजिक हों, उस क्षेत्र के जानकार हों, उनको बुलाए और उनके द्वारा उन बच्चों को ऐसी चीज़ें सीखने का अवसर दिया जाए। ये प्रयास सरकार लगातार कर रही है, आगे भी हम लोग कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और जो विद्यालयों में आज के समय में आधुनिकता आ गई है उस पर कैसे विराम लगे। मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको देना चाहूँगा। जी जी जी। एक समय में हमारे एक राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे संस्कार भारती के, आप देखते होंगे कि एक समय में बहुत फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का चलन था, लेकिन एक केरल में कार्यक्रम होता था बाल गोकुलम, जिसमें कृष्ण के विभिन्न रूपों में सच के बच्चे आते थे। उस कार्यक्रम को आज के 20-25 साल पहले संस्कार भारती के माध्यम से हम लोगों ने समाज में प्रचारित किया। आज आप देखेंगे जिस समय जन्माष्टमी के आसपास होता है, प्रत्येक विद्यालय में बहुतायत संख्या में कृष्ण के विभिन्न रूपों की प्रतियोगिताएं होती हैं। आज फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता काफ़ी मात्रा में कम हो गई है और जो पहले फैंसी ड्रेस के नाम पे कोई पागल बना है, कोई डाकू बना है, कोई कुछ बना है, वो सब हट के आज महापुरुषों की प्रतियोगिताएं, कृष्ण भगवान की, ये बदलाव आया, ये एक बदलाव समाज में आया है। अच्छा। और समाज में बदलाव सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत तेजी से आता है। लेकिन एक बदलाव और लाने की जरूरत है ललित कला एकेडमी को। वो बदलाव ये है कि जब कोई कलाकार, मान लीजिए कोई नौटंकी हो रही, या मान लीजिए कोई नर्तकी है और वो आज भी गांव में लोग बुलाते हैं, तो उनके उस जो वो प्रेजेंटेशन करती हैं उसको भोला बता दिया जाता है, उसको अश्लील बता दिया जाता है, जबकि फिल्मों में उसी को देखने के लिए पूरे सारे लोग उमड़ पड़ते हैं। दरअसल आप एक चीज़ अनुभव करेंगे जी, कि जितनी फिल्म के प्रचलित गाने हुए हैं, चर्चित हुए हैं, जिनकी आज भी लोकप्रियता है,
वो सब लोक धुनों पे हैं। लोक धुनों के गाने प्रचलित हुए हैं, उसमें कुछ मात्रा में हो सकता अश्लीलता आई हो, लेकिन आज भी लोक धुनें जितने लोकप्रिय हैं, और चाहे कलाकार नौटंकी के हों चाहे जिसके हों, ये जब जाते हैं प्रस्तुतिकरण करने, तो वो प्रस्तुति करते समय उनकी ड्रेस क्या है। आज जो ड्रेस के कारण दिक्कत पैदा हो रही है, अगर वो पारंपरिक ड्रेस में जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई अश्लीलता नहीं होगी। और जो आधुनिक गाने ले रहे हैं, इसके कारण समस्या हो रही है। अगर हमारे पारंपरिक गाने लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी, कलाकारों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका पहनावा क्या है और गाना कौन सा है। गाना, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने अभी लोक कला की महोत्सव की, हम लोग उन्नाव में एक लोक आल्हा महोत्सव करा रहे थे। मैंने देखा आसपास गाँव के तमाम 20 दल आए, उसमें से सब दल सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में थे। सब अपने सामान्य कपड़े पहने हुए, जैसे खेती पाती करते हैं उसी रूप में आ जाते हैं, मंच पे बैठ के अपना गाना गा रहे हैं। हमने एक सुझाव दिया उनको। उस समय लल्लू वाजपेयी, उस समय एक बड़े चर्चित आल्हा गायक थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने उसी समय सबको बुलाया और बैठा के कहा, मैंने कहा आप लोग अगर थोड़ा सा ड्रेस एक अच्छी बनाएं, एक जैसी बनाएं, और थोड़ा सा वाद्यंत्रों में थोड़ी सी चीज़ें जोड़ें, तो इसकी प्रस्तुति और अच्छी हो सकती है। मुझे ध्यान है उस समय कई दलों ने, एक राजकुमार पांडे थे, ऐसे एक राम लखन तिवारी थे, ऐसे कई दलों ने मिलके अपनी अलग अलग ड्रेसें बनाई। एक रंग का कुर्ता, एक रंग के पैजामे, एक रंग की सदरी। और उसके बाद जब प्रस्तुति देने लगे तो मुझे ध्यान है कि मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ, ये लोग प्राइवेट नौकरी करते थे और साथ में अपने शौकिया थोड़ा बहुत कार्यक्रमों में जाते थे। उनको इतने कार्यक्रम मिलने लगे कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। आज उनके दोनों के बच्चे भी गायन क्षेत्र में आ गए हैं। ऐसे तमाम दल हैं। आप देखिए आज कार्यक्रम इतने अधिक आल्हा के होते हैं, इतने अधिक लोग बुलाते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी कारण है कि हमारी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, पारंपरिक होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी कलाकार को मंच पे कोई देखता है तो पहले उसकी ड्रेस पर उसका ध्यान जाता है। तो ड्रेस अच्छी हो, प्रस्तुति अच्छी हो, प्रस्तुतिकरण अच्छा हो। क्योंकि आजकल तमाम आधुनिक यंत्र आ गए हैं। अगर आप 10 लोगों के बीच बोल रहे हैं तो माइक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 1000-2000 लोग हैं तो माइक की आवश्यकता है। कई बार कलाकार को यही ध्यान नहीं रहता कि मैं गा रहा हूं तो मेरा मुंह माइक की तरफ है कि पीछे की तरफ है। तो प्रस्तुतिकरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता पर, ड्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर इन चीज़ों पर प्रशिक्षण हो, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों का प्रशिक्षण हो और कुछ कलाकार भी ध्यान दें तो निश्चित रूप से आज भी जनता में इसकी बड़ी ग्राह्यता है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। कलाकारों को देखिए, आपकी विधा को कोई नकार नहीं रहा है, बशर्ते आप प्रशिक्षण लीजिए। आप दर्शकों को कैसे मोह सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ललित कला एकेडमी इसी बात पर जोर दे रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर जैसा कि बताया आपने कि वाद्य यंत्र आप बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे ताकि एक मंडली लोक कलाकारों की फिर से तैयार हो सके और वही स्वच्छ मनोरंजन गांव में कायम कर सके। देखिए, गांव में अगर इस तरीके की व्यवस्था हो गई, क्योंकि शहरों के लोग मनोरंजन के लिए तमाम जगह जा सकते हैं, उनके तमाम संसाधन होते हैं जहां वो ऐसा मनोरंजन पा सकते हैं, लेकिन गांव में अगर इस तरीके की सरकार सोच रही, ललित कला एकेडमी सोच रही, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पर काम कब तक होगा? नहीं, वाद्यंत्र तो लगातार बांटे जा रहे हैं। पिछले साल भी काफ़ी ग्राम सभाओं को दिए गए, चूँकि 58,000 गांव सभाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो हर साल हम लोग एक बजट तय करते हैं कि नहीं, इस बार 5,000 गांव सभाओं को देंगे, अगली बार फिर 5,000 देंगे। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक गाँव सभा को ये वाद्यंत्र मिल जाए। दूसरी चीज़ है, जैसे आपने कहा कि हमारे पास संस्कृति विभाग के पास 5-6 अकेडमियाँ हैं अलग अलग। ललित कला है, जैसे मूर्ति के लिए, चित्रकला के लिए, फोटोग्राफी के लिए ललित कला है, संगीत के लिए, नाटक के लिए संगीत नाट्य अकेडमी है, कथक नृत्य के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय कथक संस्थान है, नाटकों के लिए भरतनाट्यम नाट्य अकेडमी है, लोक कलाओं के लिए, जनजातीय कलाओं के लिए लोक कला जनजातीय संस्कृति संस्थान है, धार्मिक कामों के लिए अयोध्या शोध संस्थान है। ऐसे संस्कृति विभाग के पास 8-9 एकेडमियाँ हैं जो सारी मिलके पूरे कल्चर के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। और हम प्रयास करते हैं कि हर कलाकार के पास तक पहुँचें, उनको प्रशिक्षण दें। हमने अभी इस साल गर्मियों में जितनी भी भातखंडे जो अभी शिक्षा देता है संस्कृति का, उसने भी प्रशिक्षण पूरी सारी ये जितनी भी मैंने 5-6 अकेडमियों के नाम लिए हैं, 75 जिलों में हम लोगों ने प्रयास किया कि ये कार्यशालाएं हों। लगभग किसी ने 20 जिले में किया होगा, 40 जिले में किया होगा, किसी ने 50 जगह में किया होगा। लगभग 75 जिलों में किसी न किसी एकेडमी की कार्यशाला हुई है इस साल। और अगले साल इसको और प्रयास है कि एक जिले में 2 कार्यशालाएं कर सकें हम। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही एकेडमी को,
ये जो 6-7 एकेडमियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, इन सबको कहा गया है कि आप अपने 75 जिलों में अपनी कम से कम 1 से 2 कार्यशालाएं हर क्षेत्र में करिए और अधिकतम कलाकारों तक पहुंचिए, अधिकतम जो हमारे सीखने वाले लोग हैं उन तक पहुंचिए। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश ललित एकेडमी क्या कर रही और एकेडमी जो है वो किन किन क्षेत्रों में काम कर रही और कैसे आपका जोर है प्रशिक्षण देने पर, जिलों में जाकर के कैसे आगे चल करके और प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल चूंकि एकेडमी को लेकर बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचे, इसलिए हमने जो है खुद ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष जो राज्य मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त हैं गिरीश चंद्र मिश्र जी, उनको आमंत्रित किया था। उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, आई इंडिया से बहुत सारी बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। मैं अपने दर्शकों को, आपको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।